हाँ भाई, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो देखिएगा, आज हम पढ़ेंगे कार्बोनिल यौगिकों का लेक्चर नंबर 3। ठीक है भाई, सुनिएगा। कार्बोनिल यौगिकों के इस लेक्चर नंबर 3 में जो चीज़ हमको पढ़नी है वो पहले सुनिएगा। हमको क्या क्या पढ़नी है इस लेक्चर नंबर 3 में? हमको पढ़ना है कार्बोनिल यौगिकों की रासायनिक अभिक्रिया। लेक्चर नंबर 2 में कार्बोनिल यौगिकों की एक रासायनिक अभिक्रिया हम पढ़ चुके, वो है कार्बोनिल यौगिकों की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। आज हम क्या करेंगे, कार्बोनिल यौगिकों की जो अन्य अभिक्रियाएं हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के अलावा उन सबको पढ़ेंगे। उससे पहले दो रासायनिक अभिक्रिया बची हुई है हमारी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में, उसको कंप्लीट करेंगे। देन इसके बाद जो इसकी अन्य अभिक्रियाएं हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा भाई, जो दो अभिक्रिया हमारे पास बची हुई है उनको, और ये दो अभिक्रिया कौन सी है? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के दो एग्जाम्पल वाली है। ठीक है भाई, तो इसमें पहली रिएक्शन है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, जो बचे हुए एग्जाम्पल हैं उनमें भाई वो पहली है ग्रिग्नार अभिकर्मक का योग। ग्रिग्नार अभिकर्मक का योग। अब हमको पहले तो ये समझना होगा कि ग्रिग्नार अभिकर्मक क्या होता है। देन इसके बाद जो आपका ग्रिग्नार अभिकर्मक होगा इसका योग हम किस में करवाएंगे? कार्बोनिल यौगिकों में करवाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आपने एल्किल हैलाइड में पढ़ा होगा कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर के साथ करवाई जाती है तो किसका निर्माण होता है? ग्रिग्नार अभिकर्मक का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम क्या करवाएंगे? कार्बोनिल यौगिकों पर ग्रिग्नार अभिकर्मक का योग करवाएंगे भाई, ग्रिग्नार अभिकर्मक का योग। और आपको पता होगा कि जो आपका ग्रिग्नार अभिकर्मक होता है, ग्रिग्नार रिएजेंट, ये क्या होता है? RMgX। RMgX क्या है? हमारा ग्रिग्नार अभिकर्मक है। इस ग्रिग्नार अभिकर्मक का योग करवाएंगे आप कार्बोनिल यौगिकों पर। तो पहले रिएक्शन को समझते हैं। देखो कैसी होगी भाई। देखो सबसे पहले क्या होगा, आपके जो कार्बोनिल कंपाउंड है, आपके जो कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि जो कार्बोनिल यौगिक हैं, इन कार्बोनिल यौगिकों पर कौन योग करेगा भाई? किसका योग होगा? RMgX यानी कि ग्रिग्नार अभिकर्मक का योग होगा। जब कार्बोनिल यौगिकों पर इस ग्रिग्नार अभिकर्मक का योग होगा तो योगात्मक यौगिक बनेंगी। सुनो भाई, क्या बनेंगी? योगात्मक यौगिक बनेंगी। और जब इस योगात्मक यौगिक जो बना हुआ है, इस योगात्मक यौगिक का हम क्या करवाएंगे? जल अपघटन करवाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा भाई, किसका निर्माण होगा? अल्कोहल का निर्माण होगा। अल्कोहल का निर्माण होगा। और ये जो आपका अल्कोहल है, आपका ये जो अल्कोहल है 1 डिग्री का अल्कोहल हो सकता है, 2 डिग्री का अल्कोहल हो सकता है और 3 डिग्री का भी अल्कोहल हो सकता है। तो ये देखो, आपके अल्कोहल बनाने की विधि भी हो गई। कौन सी? जब कार्बोनिल यौगिकों पर ग्रिग्नार अभिकर्मक का योग करवाया जाता है तो योगात्मक यौगिक बनता है। अगर इस योगात्मक यौगिक का हम क्या करवा देते हैं? जल अपघटन करवा देते हैं तो किसका निर्माण होता है? अल्कोहल का निर्माण होता है। और ये जो आपका अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल, कुछ भी हो सकता है भाई तीनों में से। ठीक है, रिएक्शन को समझिएगा। कार्बोनिल यौगिक हमारे क्या होते हैं? जिनमें कार्बोनिल समूह पाया जाता है, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन, कुछ भी हो सकता है। मान लो ये आपका कार्बोनिल यौगिक है, ये हम सिंपल लेके चलते हैं एग्जांपल भाई। ये आपका क्या है? कार्बोनिल यौगिक है। और ये हमारा क्या हो गया? ग्रिग्नार अभिकर्मक हो गया, RMgX। बोलो भाई, यहां तक बात समझ में आती है? अब देखो, हमको पता है अगर RMgX में से ही भाई, R का मतलब तो कोई कार्बन है, एल्किल समूह, ये मैग्नीशियम धातु है, तो कार्बन, और अगर मैग्नीशियम की बात करें तो कार्बन और मैग्नीशियम में से मैग्नीशियम की जो विद्युत ऋणता है क्या है? कम है। कार्बन की तुलना में कार्बन की ज्यादा है। तो इस कार्बन यानी कि एल्किल समूह पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस मैग्नीशियम पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर कार्बोनिल समूह के इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आती है? अब इसे ग्रिग्नार अभिकर्मक का R- तो जुड़ेगा इस कार्बन से और MgX पॉजिटिव जुड़ेगा कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन से। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है? देखो, ये बन गया हमारा योगात्मक यौगिक। इस कार्बन से जोड़ दिया एल्किल समूह को, ये डबल बॉन्ड टूट करके सिंगल बॉन्ड हो गया, और ऑक्सीजन से क्या जोड़ दिया? MgX को। ये क्या बन गया भाई? हमारा योगात्मक यौगिक बन गया। अब ये जो योगात्मक यौगिक बना हुआ है, इस योगात्मक यौगिक का हम क्या करवाएंगे? जल अपघटन करवाएंगे, यानी कि इसकी जल के साथ हम अभिक्रिया करवाएंगे। अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में है तो हमने यहाँ पे H+ लिखा हुआ है। अब ये देखो, H2O से, इस H2O से हमको क्या प्राप्त हो सकता है? H+ और OH-। इसको हमने यहां से ब्रेक कर दिया भाई, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम से। तो ऑक्सीजन से तो जुड़ जाएगा H+ और मैग्नीशियम से जुड़ जाएगा OH-। तो देखिएगा भाई, ये आपका कार्बन रहा, ये आपका एल्किल समूह रहा, ये हो गया OH,
प्लस Mg से एक X तो पहले से जुड़ा हुआ है, अब क्या जुड़ जाएगा OH, यानी कि MgX और OH। तो ये क्या बन गया भाई हमारा एल्कोहल बन गया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये जो कार्बोनिल यौगिक है, अगर ये आपका जो कार्बोनिल यौगिक है ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड हुआ तो प्राथमिक एल्कोहल बनेगा। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई सा भी एल्डिहाइड हुआ तो द्वितीयक एल्कोहल बनेगा, और अगर ये कीटोन हुआ तो कौन सा बन जाएगा, तृतीयक एल्कोहल बन जाएगा भाई। तो ध्यान दीजिएगा, ये नाभिक इसने योगात्मक अभिक्रिया के अलावा एल्कोहल बनाने की विधि भी है। तो अगर हम कार्बोनिल यौगिकों पर ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक का योग करवाएं तो योगात्मक यौगिक बनेंगे, और जो योगात्मक यौगिक बना हुआ है उसका अगर जल अपघटन करवा दिया जाए तो किसका निर्माण होगा भाई, एल्कोहल का निर्माण होगा। ठीक है, ये हमारी आज की पहली रिएक्शन कंप्लीट हुई। आज की दूसरी रिएक्शन को सुनिएगा भाई। आपने क्या किया, कार्बोनिल यौगिकों से एल्कोहल का निर्माण कर लिया। अब हम ध्यान रख सकते हैं इसकी जो अगली रिएक्शन होगी वो हम क्या करवाएंगे, कार्बोनिल यौगिकों पर इस एल्कोहल का ही योग करवाएंगे। तो समझिएगा अगली रिएक्शन को। अगली रिएक्शन है आज की कार्बोनिल यौगिकों पर एल्कोहल का योग, एल्कोहल का योग, एल्कोहल का योग। अब मेरी बात को समझिएगा, कार्बोनिल यौगिकों पर जब एल्कोहल का योग करवाएंगे तो हमको पता है कार्बोनिल यौगिक दो प्रकार के होते हैं। आपकी जो कार्बोनिल यौगिक है, ध्यान दीजिएगा भाई, कार्बोनिल यौगिक जो हैं ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड, और दूसरा कौन सा है भाई, कीटोन है। देखो ध्यान दीजिएगा, जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे, एल्कोहल के साथ करवाएंगे, RH के साथ करवाएंगे, तो पहले तो बनेगा हेमी एसिटेल। देखो जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया एल्कोहल के साथ करवाई तो पहले क्या बनेगा, हेमी एसिटेल बनेगा, एसिटेल। अब जो हेमी एसिटेल है, जो आपका हेमी एसिटेल है, ये हेमी एसिटेल क्या होता है, अस्थायी होता है। ये कैसा होता है, अस्थायी होता है। तो एल्कोहल के दूसरे अणु के साथ अभिक्रिया करके, एल्कोहल के दूसरे अणु के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करेगा, एसिटेल का निर्माण करेगा। बोलो भाई, पहली बात समझ में आती है। रिएक्शन हम करेंगे थ्योरेटिकल, उससे पहले समझ लीजिएगा आप भाई, कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया जब एल्कोहल के साथ की जाएगी तो क्या क्या बनेगा। देखो कार्बोनिल यौगिक के दो प्रकार के होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। जब एल्डिहाइड एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करेगा तो पहले तो हेमी एसिटेल बनेगा जो अस्थायी होता है। अगर ये अस्थायी है तो ये एल्कोहल के दूसरे अणु के साथ अभिक्रिया करेगा और किसका निर्माण करेगा, एसिटेल का निर्माण कर लेगा। ठीक है भाई। दूसरी बात, अब ये आपके जो कीटोन है ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब ऐसा एल्कोहल जिसमें एक OH समूह होता है। जो आपका कीटोन है ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो ये क्या करता है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके, डाईहाइड्रिक एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके, एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करेगा भाई, चक्रीय कीटैल का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, चक्रीय कीटैल का निर्माण करेगा। बोलो भाई, यहां तक बात समझ में आती है क्या। एल्डिहाइड अभिक्रिया करेगा किसके साथ, एल्कोहल के साथ, तो पहले तो हेमी एसिटेल बनेगा। हेमी एसिटेल अस्थायी होने के कारण दूसरे एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके एसिटेल का निर्माण कर लेगा। परंतु कीटोन जो है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करेगा, चक्रीय कीटैल का निर्माण करेगा। अब रिएक्शनों को समझिएगा भाई, ये जगह बची हुई है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं भाई, एल्डिहाइड की अभिक्रिया करवा लेते हैं। देखो मान लो एल्डिहाइड हमने लिया RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। बोलो भाई, यहाँ तक बात समझ में आती है। एक हमने क्या ले लिया, एल्डिहाइड, और ये ले लिया हमने एल्कोहल का एक अणु ROH। ठीक है, देखो इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो हमको पता है कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज। बोलो भाई, यहाँ तक बात समझ में आती है। इसके बाद अगर इसको ब्रेक करेंगे तो H पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर नेगेटिव, तो OR तो जुड़ जाएगा इस कार्बन से और H प्लस जुड़ जाएगा ऑक्सीजन से। ठीक है, आगे देखिएगा, R ऐसे कैसे, फिर ये कार्बन आ गया, फिर यहाँ पे ये H आ गया, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है O और R, और ठीक है भाई OR जुड़ा हुआ है, और इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ दिया हमने, OH। अब इसको बोलते हैं हेमी एसिटेल। ये क्या बना हुआ है, हेमी एसिटेल बना हुआ है। इस हेमी एसिटेल की अभिक्रिया दोबारा से किसके साथ करवाएंगे, एल्कोहल के अणु के साथ करवाएंगे।
यहाँ आपने एल्कोहल का अणु ले लिया तो देखो यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा, माइनस का H2, और जो ये एल्किल समूह है ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा RCH, इससे 2 R हमने जोड़ दी 2 OR, तो ये क्या बन गया हमारा एसिटेल, और ये क्या बना हुआ है एसिटेल। तो ये तो अभिक्रिया हो गई सिंपली कि जब एल्डिहाइड अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण करता है एसिटेल का निर्माण करता है, बट पहले क्या बनेगा हेमी एसिटेल बनेगा। बोलो भाई आगे चलते हैं। अब किसकी अभिक्रिया पढ़ते हैं हम कीटोन की, कि हमको ये तो पता लग गया कि जो कीटोन है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करेगा और किसका निर्माण करेगा चक्रीय कीटैल का निर्माण करेगा। देखो भाई रिएक्शन को समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास थोड़ी जी का है तो यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो जी हमने ये ले लिया RCR डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हमारा क्या होगा कीटोन, और ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा भाई डाइहाइड्रिक अल्कोहल, यानी कि ये ले लिया हमने CH2 और थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं इसको CH2OH। तो देखो यहाँ से H2O को बाहर निकालो, यहाँ से H2O को बाहर निकाल दो और देखिएगा किसका निर्माण कर दो भाई। अगर थोड़ी बहुत जगह बची हुई है तो यहाँ पे थोड़ा आगे कर देते हैं। देखो आगे प्रोडक्ट कैसा बनना है ध्यान दीजिएगा। H2O को हमने बाहर निकाला, ये RCR, इसके बाद में O, ये CH2 ऐसे सिंपल लिख दिया हमने, फिर नीचे भी O और ये भी CH2 यहाँ पे, और नीचे भी क्या है CH2। तो क्या बन गया हमारा चक्रीय कीटैल बन गया। क्या बन गया भाई चक्रीय कीटैल बना। तो ये हुई हमारी कार्बोनिल यौगिकों की जो नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया थी, ये हुई कंप्लीटली फिनिश्ड। ठीक है भाई, 2 अभिक्रिया थी जो हमारे पास बची हुई थी नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रियाओं में। एक थी ग्रिनार अभिकर्मक का योग, तो अल्कोहल का निर्माण हो गया था, और एक है आपका अल्कोहल का योग, इससे एसिटेल और कीटैल का निर्माण हुआ। नोट कीजिएगा भाई। हाँ भाई अब पढ़ते हैं कार्बोनिल यौगिकों की दूसरी रासायनिक अभिक्रिया, और वो है इनकी नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। तो बात को समझो, नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन, यानी कि पहले तो योग होगा देन उसके बाद क्या हो जाएगा विलोपन हो जाएगा। तो दूसरी जो हमारी केमिकल रिएक्शन है बड़े ध्यान से समझिएगा भाई, वो है इनकी नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। दूसरी जो केमिकल रिएक्शन है बड़े ध्यान से समझिएगा भाई, ये है इनकी नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। योगात्मक विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। देखो भाई यह अभिक्रिया आपकी नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया, यहाँ पे क्या होगा ध्यान दीजिएगा भाई, जो आपके कार्बोनिल यौगिक होंगे उन कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया हम करवाएंगे अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या करवाएंगे, कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ करवाएंगे। तो पहले तो योगात्मक यौगिक बनेगा, उसके बाद उससे जल कण बाहर निकलेगा और अंतिम उत्पाद बन जाएगा। तो उससे पहले हम समझते हैं इस अमोनिया व्युत्पन्न का मतलब क्या है। तो देखिएगा भाई अमोनिया व्युत्पन्न का मतलब सबसे पहले हम समझते हैं अमोनिया व्युत्पन्न। अमोनिया व्युत्पन्न का मतलब क्या है, अमोनिया डेरिवेटिव समझिएगा भाई। देखो अमोनिया व्युत्पन्न का मतलब क्या है, ये हमारी अमोनिया है NH3, NH3 हमारी क्या होती है भाई, NH3 को मैं लिख सकता हूँ NH2 और H। अमोनिया उत्पन्न का मतलब है इससे हमने एक H हटाया और इसके स्थान पर कोई ग्रुप जोड़ दिया। इसके स्थान पर क्या जोड़ दिया, कोई ग्रुप जोड़ दिया, तो ये हो गया NH2G। तो ये हमारी क्या हो जाएगी अमोनिया व्युत्पन्न। अभी जी कोई भी समूह हो सकता है, अलग अलग प्रकार के समूह होंगे, उनको हम अभी बाद में चर्चा करेंगे। तो अमोनिया व्युत्पन्न का मतलब है NH2G। अब यहाँ पे क्या होगा, कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया इस अमोनिया डेरिवेटिव अमोनिया व्युत्पन्न के साथ करवाएंगे। तो पहले योगात्मक यौगिक बनेगा, उस योगात्मक यौगिक से जल कण बाहर निकलेगा और अंतिम उत्पाद बन जाएगा। इसके अलग अलग एग्जाम्पल भी हम पढ़ेंगे, तो बड़ी ध्यान से समझिएगा भाई। देखो ये हमारा क्या है, हमने लिया कोई कार्बोनिल यौगिक ले लिया, एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है, इसकी अभिक्रिया करवाई, ध्यान दीजिएगा इसकी अभिक्रिया करवाई हमने NH2G के साथ, NH2G के साथ। तो यहाँ से क्या होगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो हमको पता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ से हमको दो चीज मिलेंगी, एक तो मिलेगा हमको H+, एक तो मिलेगा H+, और एक यहाँ से मिलेगा हमको NHG-।
इस NH2G से एक H प्लस मिलेगा, एक NH2 माइनस मिलेगा। NHG जो माइनस है ये तो जुड़ जाएगा कार्बन से, और जो H प्लस है ये किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। देखो भाई जोड़ दो ऐसे कैसे, ये हमारा मान लो कार्बन है, इससे आपने क्या दो ही फ्री वैलेंसी जोड़ रखी है, यहाँ पे HH या HR और RR कुछ भी हम जोड़ सकते हैं आपकी सुविधा के अनुसार। इस कार्बन के साथ ये तो OH हो जाएगा, मान लो ये हमारा हो गया OH, ठीक है। और ये क्या जुड़ गया NHG, NHG को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ भाई, NH ऊपर लगा दिया और ये हो गया हमारा G, NHG। अब देखिएगा ये हमारा क्या बना, योगात्मक उत्पाद बना। और हमको तो पता है भाई इस योगात्मक उत्पाद से क्या करना है, जल कणों बाहर निकालना है। बोलो भाई बात समझ में आती है। इस H2 को बाहर निकालो और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या लगा दो, एक डबल बॉन्ड लगा दो। ये H2 आपने बाहर निकाला, बोलो भाई निकाल दिया। ये कार्बन आ गया, यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में लगा दिया आपने डबल बॉन्ड, और ये आपका G। इस टाइप का कोई कंपाउंड बना। यानी कि सबसे पहले कार्बनिल यौगिकों की अभिक्रिया आपने इस अमोनियम उत्पन्न के साथ करवाई, तो ये योगात्मक यौगिक बना। देन इसके बाद जलकणों बाहर निकला और ये अंतिम उत्पाद बन गया। अब ये G क्या क्या हो सकता है, इस आधार पर अलग अलग हमारे पास 5-7 केमिकल रिएक्शन है, उनको बड़े ध्यान से समझिएगा, ये आगे भी हमारे काम में आएंगे, ठीक है भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर हमारे पास जो G समूह है ये क्या हो जाए, हाइड्रोजन हो जाए, ये हमारे पास क्या हो जाए, हाइड्रोजन हो जाए, तो केमिकल रिएक्शन हाँ इससे पहले अगर इस केमिकल रिएक्शन को हम डायरेक्ट करना चाहें, सुनो भाई, इसको इस प्रकार से ना करके हम डायरेक्ट करें तो किस प्रकार से कर सकते हैं उसको भी थोड़ा समझ लीजिएगा। देखो ये हमने क्या ले लिया, कार्बोनिल यौगिक ले लिया भाई, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और हमने अमोनियम उत्पन्न लिख लिया NH2G मतलब H2N, और ये G आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से सीधा ही H2 को बाहर निकाल सकते हैं और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या लगा सकते हैं, बोलो भाई डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। यानी कि यह अभिक्रिया हो जाएगी सीधी कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये G, ये क्या बन गया हमारा, सीधा ही अंतिम उत्पाद बन गया। इस प्रकार से हम डायरेक्ट भी केमिकल रिएक्शन को करवा सकते हैं। अब यहाँ पे जो G है, इस G को अलग अलग हम लेंगे, ठीक है। G कोई समूह है, इस समूह को अलग अलग लेकर के हम केमिकल रिएक्शन करवाएंगे। तो हर एक एग्जाम्पल आपके लिए बड़ा काम का है, तो हर एक एग्जाम्पल को ध्यान से सुनते रहिएगा भाई। देखो अब पहला एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल पहला है, यानी कि जो G समूह है ये हमारे पास क्या हो जाए, हाइड्रोजन हो जाए, तो सिंपल ये क्या बन जाएगी, अमोनिया ही बन जाएगा भाई। यानी कि अगर G की जगह हम क्या लगा दे, H लगा दे, तो ये क्या हो जाएगा H2N और H, यानी कि NH3 बन जाएगी अमोनिया। तो देखो केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से होगी, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस H2N, और G की जगह हमने क्या लिख दिया, H। अब ध्यान दीजिएगा भाई, अगर इसको हम H2 को बाहर निकालते हैं तो हमें पता है क्या होगा, C डबल बॉन्ड N, और ये लगा दिया क्या H, G की जगह सिंपल हमने क्या लगा दिया, H लगा दिया। तो ये जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एमीन। बड़े ध्यान से समझिएगा, इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं। और ये हमारे क्या हो जाएगी, अमोनिया हो जाएगी। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल समझिएगा भाई, अगर G की जगह सॉरी हाँ ये G है, ये जो G है इसके स्थान पर हम क्या ले लें, कोई भी एल्किल समूह ले लें। ये G के स्थान पर हम कोई भी एल्किल समूह ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, देखो H2N, और ये एल्किल समूह हमने ले लिया भाई, H2N तो है ही, और G की जगह हमने क्या ले लिया, एल्किल समूह ले लिया। तो देखिएगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस H2N, और ये हो गया R, यहाँ से H2 आपने बाहर निकाल दिया सिंपली। ये क्या हो जाएगा, देखो भाई कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये हो गया R। अब देखो इसको आप जो कंपाउंड बनाए, इसको हम प्रतिस्थापित इमीन भी बोल सकते हैं, और इसको सिर्फ क्षार भी हम बोलते हैं। तो ये क्या बन गया हमारा, सिर्फ क्षार बन गया। ये क्या बन गया, सिर्फ क्षार बन गया। आपकी सुविधा के लिए मैं आपको बता दूं, सिर्फ क्षार अलग होता है, ये आपके सामने रहा भाई सिर्फ क्षार। तो यानी कि यहाँ पे H और H हो सकता है, H और कोई एल्किल समूह हो सकता है, या दोनों तरफ एल्किल समूह हो सकते हैं। और सिर्फ अभिकर्मक अलग होता है, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं भाई अभी, है ना। तो देखो अगर यहाँ पे H हुआ G की जगह तो क्या बनेगा, इमीन बनेगी। अगर H की जगह G की जगह क्या हो, कोई एल्किल समूह हुआ तो क्या बन जाएगा, सिर्फ क्षार बन जाएगा। ये दो एग्जाम्पल इसके हमने पढ़े, जब तक इसको नोट कीजिएगा, देन इसके बाद हम आगे की केमिकल रिएक्शन करते हैं भाई ना, नोट करिएगा आप। हाँ भाई, अब इसके अगली जो एग्जाम्पल उनके बारे में बात करते हैं। हमने अगर G की जगह एक बार H ले लिया, एक बार एल्किल समूह ले लिया, अब तीसरा लेते हैं इसकी जगह OH समूह। यानी कि अगर G हमारा जो है ये क्या हो जाए, OH हो जाए, तो देखिएगा भाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा NH2 तो होता ही है,
और जी जो आता है उसके स्थान पर हमने क्या ले लिया OH। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। इसको क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन, ये बन गया भाई हमारा हाइड्रोक्सिल एमीन। यानी कि अब हम क्या करवाएंगे, इस हाइड्रोक्सिल एमीन की अभिक्रिया, इस हाइड्रोक्सिल एमीन की अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे? कार्बोनिल यौगिकों के साथ करवाएंगे। देखो भाई, आपने ये कार्बोनिल यौगिक लिया प्लस ये हमने लिया H2NOH। देखो सीधा H2 बाहर निकालो भाई, H2 अपने बाहर निकाला, माइनस का H2O, और ये क्या बना हमारे पास? C डबल बॉन्ड N, और ये क्या बन गया? OH। ये जो कंपाउंड बना है इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्जिम बोलते हैं भाई। इसको क्या बोलते हैं हम? ऑक्जिम बोलते हैं, ऑक्जिम। जब आप त्रिविम रसायन पढ़ेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री, तो हम पढ़ेंगे भाई जो ऑक्जिम होता है इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी कि पाई जाती है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म कौन सी होती है? यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी कि इसमें ज्यामितीय समयवता पाई जाती है। आप पढ़ते हैं कि ऑक्जिम में ज्यामितीय समयवता पाई जाती है। क्यों? क्या सभी ऑक्जिम ज्यामितीय समयवता रिप्रेजेंट करती हैं? इस प्रकार की चीजें हम कहाँ पढ़ते हैं? स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ये हमारे क्या है? ऑक्जिम। अब हमको पता है कि ये तो कार्बोनिल यौगिकों गए तो भाग गए, तो यहाँ पे H और R या दोनों तरफ R और R आप लगा सकते हैं। तो बड़ा ध्यान रखिएगा भाई कि जब कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया आपने हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाई तो क्या बना? ऑक्जिम बना। अगली बात, ये आपका तीसरा एग्जाम्पल था भाई। इसके चौथे एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर जो आपका G है, अगर आपका जो G है ये क्या हो जाए? G की जगह हम क्या ले लें? NH2 समूह ले लें, NH2 समूह ले लें तो क्या हो जाएगा? देखो ये NH2 तो चल ही रहा है भाई, और ये जो G है इसके स्थान पर क्या हो जाए? NH2। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजीन बोलते हैं। इस NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन यानी कि अब हम क्या करवाएंगे? कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया हाइड्रोजीन के साथ करवाएंगे। देखो ये हमारा क्या रहा? कार्बोनिल यौगिक रहा प्लस H2N सिंगल बॉन्ड NH2 यानी कि ये क्या ले लिया? हाइड्रोजीन ले लिया हमने। यहाँ से H2O आपने बाहर निकाला, देखा भाई H2O आपने बाहर निकाला, ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड NH2, और इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। यानी कि जब कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया आपने हाइड्रोजीन के साथ करवाई तो क्या बना हमारा? हाइड्रोजन बना। ये क्या बन गया भाई हमारा? हाइड्रोजन बन गया, हाइड्रोजन बना। ठीक है भाई, ये क्या बन गया हमारे पास? हाइड्रोजन बन गया। इस अभिक्रिया को हम आगे पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा भाई। कार्बोनिल यौगिकों का जब हम अपचयन पढ़ेंगे तो इस हाइड्रोजन जो है इस अभिक्रिया को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है भाई, ये आपकी अभिक्रिया हुई। अगर पांचवी रिएक्शन ये हुई, अगर हमारा जो G है, अगर हमारा जो G है इसकी जगह हम क्या ले लें? ध्यान दीजिएगा, G के स्थान पर हम ले लें फेनिल हाइड्रोजन यानी कि NH, और ये यहाँ पे लगा दिया ये बेंजीन वाला है। यहाँ पे क्या लगा दिए? बेंजीन वाला आपने लगा दी। ठीक है भाई, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा भाई? देखो NH2 की जगह तो NH2 आ गया, और यहाँ पे जो G आता है उसके स्थान पर हमने क्या लगा दिया? NH सिंगल बॉन्ड, और ये आपने लगा दिया कोई फेनिल समूह। तो इसको हम बोलते हैं क्या? ये तो हाइड्रोजन था, और इसको हम क्या बोलेंगे? फेनिल हाइड्रोजन। इसको क्या बोलेंगे? फेनिल हाइड्रोजन बोलेंगे, हाइड्रोजन। अब हम क्या करवाएंगे? कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया इसे फेनिल हाइड्रोजन के साथ कर। देखो रिएक्शन बिल्कुल सेम चल रही, पर हर एक एग्जांपल आपके काम का है। मैं बोल रहा हूं आपसे बार बार भाई ना। तो देखो यहाँ आपने लिया कार्बोनिल यौगिक प्लस आपने क्या ले लिया? फेनिल हाइड्रोजन, मतलब H2N सिंगल बॉन्ड NH, और ये क्या ले लिया आपने? बेंजीन वाले ले ली भाई। बोलो यहाँ तक बात समझ में आती है क्या? यहाँ आपने क्या ले लिया? बेंजीन वाला है। H2O बाहर निकाल दो, H2 आपने बाहर निकाल दिया भाई। तो देखिएगा ये C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो चला जाएगा भाई H2 के रूप में, ये बन जाएगा नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड NH, और ये क्या हो गया? हमारी बेंजीन वाला हो गया, यानी कि फेनिल हो गया। तो ये क्या बन गया हमारा? देखो ये फेनिल हाइड्रोजन, तो ये क्या बन गया? फेनिल हाइड्रोजन बन गया। ये क्या बन गया भाई हमारा? फेनिल हाइड्रोजन। फेनिल हाइड्रोजन बन गया, फेनिल हाइड्रोजन बन गया। तो तीन केमिकल रिएक्शन यानी कि तीन एग्जांपल हमारे ये हो गए। पहली रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, और फेनिल हाइड्रोजन के साथ। नोट करो भाई जब तक, फिर आगे बढ़ते हैं हम। हाँ भाई, अब करते हैं इसके अगले एग्जांपल की बात। अब हम क्या करें? G का स्थान पर, यानी कि जो G है आपका उसके स्थान पर ले लेते हैं। देखो NH,
ये आपने फेनिल समूह ले लिया C6H5 यानी कि बेंजीन वाला बनाई, और आपने इस 2 नंबर पर NO2 जोड़ दिया और 4 नंबर पर क्या जोड़ दिया NO2। ये हमारा क्या G, तो हमारा सिंपल अमोनिया उत्पन्न क्या बनेगा NH2 तो होता ही है, और G के स्थान पर हमको क्या लगाना है, इस प्रकार का समूह लगाना है NH। ये आपका बेंजीन वाले हो गए भाई, एक यहाँ पे NO2 और एक बार यहाँ पे NO2, तो ये क्या बन गया, देखो भाई, देखो ये पैरा पोजीशन है इसकी, तो 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, इसका नाम क्या हो गया भाई 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इसको देखो 2,4-DNP टेस्ट भी बोला जाता है भाई, बड़े ध्यान से समझिएगा, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, तो इसको क्या बोला जाता है 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल टेस्ट भी इसको बोला जाता है, फेनिल हाइड्रोजन टेस्ट भी इसको बोला जाता है। अब हम क्या करवाएंगे, कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया इस 2,4-DNP के साथ करवाएंगे। तो देखिएगा भाई, ये हमने लिया कार्बोनिल यौगिक प्लस इसकी रिएक्शन करवाई हमने 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ, यानी कि H2N सिंगल बॉन्ड NH, और ये क्या ले लिया हमने, ध्यान दीजिएगा भाई, ये एक तो 2 पे NO2 है और एक 4 पे NO2 है, तो क्या बनेगा देखिएगा भाई, यहाँ से H2 आपको सिंपल बाहर निकालना है। H2 जब बाहर निकाला आपने तो ये आपका C डबल बॉन्ड N, इसके बाद सिंगल बॉन्ड NH, और ये क्या बना दिया आपने, बेंजीन वाला बना दी, एक 2 पे NO2 और एक 4 पे NO2, तो ये क्या बन गया 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। बोलो भाई, यहाँ तक बात समझ में आती है। तो क्या बन गया हमारा, जब कार्बोनिल यौगिकों ने 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करी तो क्या बना 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन बना। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आती है हमको। अगली बात, ये आपका हो गया, कोई सब देख लेना भाई कौन से नंबर वाला एग्जांपल है। इसके अगर अगले एग्जांपल की बात करें, अगर यहाँ पे ले लें हम सेमी कार्बेजाइड, और सेमी कार्बेजाइड बनाने के लिए क्या करना होगा, जी जो है आपको क्या लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा NHCONH2, तो क्या हो जाएगा हमारा अमोनिया उत्पन्न भाई NH2, ये NHCO, और ये क्या हो जाएगा सिंपली NH2। इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी कार्बेजाइड। इसको क्या बोलते हैं भाई, सेमी कार्बेजाइड, यानी कि ये हमारे अमोनिया उत्पन्न हो गया। अब इसकी हम क्या करवाएंगे, कार्बोनिल यौगिकों के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। देखो भाई, इसकी जब कार्बोनिल यौगिकों के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस H2N सिंगल बॉन्ड NHCO NH2। देखिएगा वही काम करना है, सिंपली H2O को बाहर निकाल देना है, माइनस का क्या हो जाएगा H2O कर दो भाई, H2O बना दो क्या, C डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड NHCO NH2, तो इसको क्या बोलते हैं हम, सेमी कार्बेजोन बोलते हैं भाई, सेमी कार्बेजोन। तो इस प्रकार से हमारी जो कार्बोनिल यौगिकों की, ध्यान दीजिएगा, जो कार्बोनिल यौगिकों की नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया थी, यह अभिक्रिया हुई, और इनके सारे के सारे एग्जाम्पल आपके होंगे। ठीक है भाई, नोट कीजिएगा भाई, देन इसके बाद अगली अभिक्रिया पढ़ेंगे हम। हाँ भाई देखिएगा, अभी तक देखो, अब ध्यान से सुनने मेरी बात को, अब है बहुत अच्छी बात अब सीखने को हमको मिलेगी, यानी कि जो कार्बोनिल यौगिकों की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया बहुत सिंपल आसानी से हो जाती है, और ये जो हमकी थी नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया, ये तो और भी ज़्यादा सिंपल है, आसानी से हो जाएगी। बट जो कार्बोनिल यौगिकों का ऑक्सीकरण है ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा भाई ना, जो कार्बन यौगिकों का ऑक्सीकरण है ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, एक एक बात को ध्यान से सुनते चलिएगा भाई। तो तीसरी अभिक्रिया है इनकी, ध्यान दीजिएगा भाई, कार्बन यौगिकों की तीसरी अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया भाई इनकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया।
ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा भाई, हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड का भी ऑक्सीकरण करेंगे और कीटोन का भी ऑक्सीकरण करेंगे। ऑक्सीकरण में हम एल्डिहाइड का भी ऑक्सीकरण करेंगे और कीटोन का भी ऑक्सीकरण करेंगे। पर ध्यान दीजिएगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण आसानी से, यानी एल्डिहाइड तो बिल्कुल उतावला है, इसको थोड़ा सा आपने ऑक्सीकारक अभिकर्मक दिया, तुरंत एल्डिहाइड का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। यानी कि एल्डिहाइड जो है, इस एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण क्या हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा भाई, सबसे पहले हम करवाएंगे एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, किसका, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। बात को समझिएगा भाई, जो एल्डिहाइड है, इसका एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण क्या हो जाता है, आसानी से हो जाता है, आसानी से हो जाता है। और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाने के लिए, ध्यान समझिएगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाने के लिए जो हम अभिकर्मक काम में लेते हैं, वो अभिकर्मक हमारे पास क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो जो ऑक्सीकारक पदार्थ हैं, यानी कि जो ऑक्सीकारक अभिकर्मक हैं, जो ऑक्सीकारक अभिकर्मक हैं वो कौन कौन से हैं, समझिएगा भाई। हम ले सकते हैं, देखो HNO3 ले सकते हैं, K2CR2O7 ले सकते हैं, KMNO4 ले सकते हैं, Ag+ ले सकते हैं। इसके बाद हम क्या ले सकते हैं, Cu2+ ले सकते हैं, ब्रोमीन जल ले सकते हैं, Br2 जल ले सकते हैं। ये तो हमारे हो गए ऑक्सीकरण, यानी कि जब हम जब हम एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाएंगे, ध्यान दीजिएगा, जब हम एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाएंगे, किससे, इन ऑक्सीकारक अभिकर्मकों की सहायता, तो हमको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, सुनो भाई, हमने ये लिया RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, इसका जब हमने ऑक्सीकरण करवाया, ये ऑक्सीजन यहाँ पे फिट हो जाएगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, तो क्या बन गया आपका, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। यानी कि एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाना, ध्यान देना, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाने पर समान कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल हमको प्राप्त होता है। यानी कि जितने कार्बन इस एल्डिहाइड में होंगे, उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल हमको मिलेगा। पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब इस एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीकारक अभिकर्मकों की सहायता से, यानी कि मान लो यहाँ पे क्या ले लिया हमने, ऑक्सीकारक पदार्थ, ये क्या हमारा ऑक्सीकारक पदार्थ है। ये ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो दूसरों का क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं और खुद का क्या कर लेते हैं, अपचयन कर लेते हैं। बात को समझो, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने के लिए हमने क्या लिया, कोई ऑक्सीकारक पदार्थ लिया। अब बात को समझो, ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो दूसरों का क्या करते हैं, ऑक्सीकरण और खुद का कर लेते हैं, अपचयन कर लेते हैं। यानी कि ये ऑक्सीकारक पदार्थ इस एल्डिहाइड का क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे। तो हम यहाँ पे उल्टा भी बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि जो आपका ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड क्या करेगा, इस ऑक्सीकारक पदार्थ का क्या कर देगा, अपचयन कर देगा। यानी कि यहाँ पे एक बात बोली जाती है कि इन प्रकार की अभिक्रियाओं में, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में जो आपका एल्डिहाइड होता है, ये किसकी तरह काम करता है, एक अपचायक की तरह, एक प्रबल अपचायक की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करेगा भाई, अपचायक की तरह काम करेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, हम एल्डिहाइड का भी ऑक्सीकरण पढ़ेंगे, कीटोन का भी ऑक्सीकरण पढ़ेंगे। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है। एल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण करते हैं तो एल्डिहाइड समान कार्बन के कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। ऑक्सीकारक हम ये ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो आपका टॉलिन अभिकर्मक है, टॉलिन अभिकर्मक से भी इस एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हो जाता है। सुनिएगा भाई, टॉलिन अभिकर्मक आपका एक दुर्बल ऑक्सीकारक है, फिर भी क्या करता है, टॉलिन अभिकर्मक भी इस एल्डिहाइड का क्या कर देगा, ऑक्सीकरण कर देगा। बट है रिएक्शन बड़ी जटिल सी, तो ध्यान से समझिएगा भाई, ठीक है। तो इसको नोट कीजिएगा, देन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं भाई ना, नोट करिएगा भाई, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण अलग अलग अभिकर्मकों के द्वारा। तो सबसे पहले डालिएगा भाई, हेडिंग डालिएगा एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। और सबसे पहला जो ऑक्सीकरण करवाएंगे, हम करवाएंगे टॉलेन अभिकर्मक से। ध्यान दीजिएगा भाई, टॉलेन अभिकर्मक से एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। तो हेडिंग लगाइएगा, टॉलेन अभिकर्मक से, टॉलेन अभिकर्मक से, टॉलेन अभिकर्मक से एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। यहां पे हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि
एल्डिहाइड द्वारा टॉलिन अभिकर्मक का अपचयन, एल्डिहाइड द्वारा टॉलिन अभिकर्मक का अपचयन। ठीक है भाई, अब बात को समझिएगा। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये टॉलेन अभिकर्मक क्या है, समझिएगा। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, रिएक्शन अच्छी है तो समझिएगा एक बात को। पहले हम समझते हैं कि टॉलेन अभिकर्मक क्या होता है। देखो भाई, अगर इस टॉलेन अभिकर्मक की बात करें तो जो अमोनिक अर्थ या अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का जो जलीय विलयन होता है, सिल्वर नाइट्रेट का जो विलयन होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, टॉलिन अभिकर्मक। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का विलयन ही हमारा क्या होता है, टॉलिन अभिकर्मक होता है। तो हमने लिखा अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का जो विलयन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, टॉलेन अभिकर्मक बोलेंगे। अब इसको अगर बनाना हम चाहें, यानी कि अगर टॉलेन अभिकर्मक को हम बनाना चाहें तो किस प्रकार से इसको बना सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। टॉलेन अभिकर्मक को बनाने के लिए 2 स्टेप काम में लेनी पड़ेंगी। तो हेडिंग लगा सकते हैं आप यहाँ पे भाई, टॉलिन अभिकर्मक का निर्माण। तो देखो टॉलिन अभिकर्मक को हम बनाएंगे, सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा भाई सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। आपने क्या लिया, सिल्वर नाइट्रेट लिया, और इसके साथ आपको लेना पड़ेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखो पहले क्या लिया आपने, सिल्वर नाइट्रेट लिया भाई, फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया। देखो इसके भी 2 मोल लिए हमने और इसके भी 2 मोल लिए। तो ध्यान दीजिएगा NH4 प्लस NO3 माइनस, यानी कि यहाँ पे 2 मोल किसके बनाएंगे, NH4 NO3 के बन जाएंगे। इसके साथ यहाँ पे 2 Ag हैं और 2 ही OH हैं। देखो 2 तो Ag बचे हुए हैं अभी, और इधर 2 OH बचे हुए हैं, OH। तो ये तो क्या बन जाएगा, H2O बना सकते हैं, H2O। और साथ में क्या बन जाएगा, 2 Ag और 1 ऑक्सीजन बचा हुआ है, यानी कि क्या बन जाएगा, Ag2 सिल्वर ऑक्साइड। ये क्या बन गया, Ag2O, यानी कि सिल्वर ऑक्साइड का क्या बन गया भाई, अवक्षेप बन गया, अवक्षेप। तो टॉलिन अभिकर्मक बनाने के लिए आपने क्या किया, सुनिएगा भाई फिर से। आपने लिया सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दोनों को मिक्स किया, तो हमको क्या प्राप्त हुआ, सिल्वर ऑक्साइड का अवक्षेप प्राप्त हुआ। अगर सिल्वर ऑक्साइड का जो अवक्षेप, इसमें फिर से हम क्या मिलाएंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे। देखो जो आपका ये सिल्वर ऑक्साइड है Ag2O, इसमें फिर से हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा, एक कॉम्प्लेक्स जटिल यौगिक का निर्माण होगा। उसको हम क्या बोलते हैं, उपसह संयोजक यौगिक बोला करते हैं। फिर से समझिएगा भाई, जो अवक्षेप बना हुआ है सिल्वर ऑक्साइड का, इसमें फिर से हम क्या मिलाएंगे, NH4OH। तो क्या होगा, एक कंपाउंड बनेगा, और कंपाउंड इस प्रकार से बनेगा आपका AgNH3 का होल ट्वाइस OH। देखो भाई रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करें, तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने लगा दिए 4 NH4OH। समझिएगा 2 Ag हैं, 2 Ag हमने किए, ध्यान दीजिएगा भाई, 2 Ag हो गए काम में, 2 Ag आ गए। अब ध्यान दीजिएगा ऐसे 4 NH4 है यहाँ पे, 4 NH4 यानी कि, और 4 NH4 से मतलब 4 NH4 में 4 NH3 होंगे, 4 NH4 में 4 NH3 होंगे, 4 NH3 यहाँ पे आए हुए हैं। देखो 2 NH3, 2 और 2 4 हो गए सीधे 4 NH3, यानी कि इससे हमको 4 H अभी मिले हुए हैं और 4 OH हमारे पास हैं। 4 OH में से 2 OH तो यहाँ पे काम में आ गया भाई, 2 OH यहाँ पे काम में आ चुके। कितने OH बचे, 2 OH बचे, 2 OH बचे। देखो भाई 4 हाइड्रोजन, NH4 से तो केवल NH3 तो गया हुआ है ऐसे, यानी कि 4 H बचे हमारे पास एक्स्ट्रा। 4 OH हैं, 4 OH में से 2 OH काम में आ गई, तो बचे 2 OH। अब समझिएगा हमारे पास 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3, तो 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन क्या बना लेंगे, 3 जल के अणु बना लेंगे भाई, 3H2O। बोलो भाई रिएक्शन कंप्लीट हुई क्या, बैलेंस हुई क्या। तो जब Ag2 यानी कि सिल्वर जो ऑक्साइड का अवक्षेप बना हुआ है, इसमें अगर लगातार हम क्या मिलाएंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे, तो ये कंपाउंड बनेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, टॉलेन अभिकर्मक बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं भाई, टॉलेन अभिकर्मक बोलते हैं। इसी को क्या बोलेंगे, टॉलेन अभिकर्मक। तो ये हो गया हमारा टॉलेन अभिकर्मक का निर्माण। अब हमको तो क्या करवाना है, इस टॉलेन अभिकर्मक की सहायता से, इस टॉलेन अभिकर्मक की सहायता से क्या करवाना है भाई, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाना है। तो देखिएगा एल्डिहाइड क्या होता है हमारा, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, और हमने क्या ले लिया, ये टॉलेन अभिकर्मक ले लिया 2 AgNH3 का होल ट्वाइस OH।
अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में होती है तो OH माइनस हमारे पास है, कोई समस्या है नहीं हमें। तो देखो अगर इस एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाया हमने इस टोलिन अभिक्रमक की सहायता से, तो देखिएगा भाई यहाँ पे तो ये तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा RCOOH। ठीक है भाई, 2 सिल्वर है, सिल्वर को हमने लिखा अभी 2Ag, इसके साथ 2 अमोनिया 2 बाहर तो सीधा 4 हो जाएगा, प्लस 4NH3। देखो भाई ध्यान दीजिएगा क्या क्या काम में आ चुका, 2 सिल्वर काम में आ चुके, 4 अमोनिया काम में आ चुके। अब क्या बचा हमारे पास, 2 OH बचे हुए हैं, OH काम में नहीं आया अभी, तो देखो 2 OH बचे हुए हैं, OH 2 OH से एक H2 बन गया भाई। अभी जो ऑक्सीजन बचा हुआ कहाँ चला गया था, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में चला गया था, तो ये तो क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। और ये क्या बच गया हमारे पास, H2, तो साथ में हम क्या लिख देंगे, H2O लिख देंगे भाई, H2O लिख देंगे। तो ये क्या बन गया हमारा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। यानी कि एल्डिहाइड का जब हमने क्या करवाया, ऑक्सीकरण करवाया किसकी सहायता से, इस टोलेन अभिक्रमक की सहायता से, तो किसका निर्माण हुआ, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हुआ। अब ध्यान दीजिएगा ये जो टोलेन परीक्षण है, जो टोलिन टेस्ट है, ये जो टोलिन अभिक्रमक के साथ इसकी अभिक्रिया करवाई, इसको हम बोलते हैं रजत दर्पण परीक्षण भी बोलते हैं। इसी टेस्ट को, इसी परीक्षण को क्या बोला जाता है, सिल्वर मिरर टेस्ट या रजत दर्पण परीक्षण भी बोला जाता है। तो समझिएगा क्यों बोला जाता है भाई, ये जो रिएक्शन है टोलिन अभिक्रमक के साथ अभिक्रिया, इसी को क्या बोला जाता है, रजत दर्पण परीक्षण, या इंग्लिश में अगर हम बोले तो सिल्वर मिरर टेस्ट। क्यों देखो भाई, अगर आपने किसी टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे उत्पाद के रूप में हमको सिल्वर धातु प्राप्त हुई है। ये जो सिल्वर धातु है इस टेस्ट ट्यूब की दीवारों पर जम जाएगी। ध्यान दीजिए, मान लो ये आपकी परख नली है, ये आपने क्या किया, इसमें एल्डिहाइड लिया, ऊपर से आपने क्या डाला, टोलेन अभिक्रमक डाला, तो यहाँ से जो सिल्वर धातु आपको प्राप्त हुई है, सिल्वर धातु इस परख नली की जो आंतरिक दीवारें हैं उन पर क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी। तो अगर जब हम बाहर से देखेंगे तो ये हमको दर्पण के समान प्रतीत होगी। इस कारण से इसको क्या बोल दिया जाता है, दर्पण परीक्षण। और किसका, ये सिल्वर का है, तो क्या हो जाएगा ये सिल्वर का, यानी कि रजत दर्पण परीक्षण या सिल्वर मिरर टेस्ट भी इसको बोल दिया जाता है। तो ठीक है भाई, मैं मान के चलता हूं कि आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी कि जो टोलिन अभिक्रमक है वो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किस प्रकार से करता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो टोलिन अभिक्रमक है क्या होता है, सिंपली हमारा ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। अब ये टोलिन अभिक्रमक जो आपके एरोमेटिक एल्डिहाइड हैं, टोलिन अभिक्रमक जो आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड है उसका भी क्या कर देता है, ऑक्सीकरण कर देता है। इसकी रिएक्शन जो है इसको सिंपली हम लिख सकते हैं, आगे देखिएगा भाई। अगर इसकी रिएक्शन को हम लिखना चाहें, एक बार तो नोट कर लो भाई, एक बार इस रिएक्शन को हम नोट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो हमके टोलिन अभिक्रमक है, अगर कोई यहाँ पे एरोमेटिक एल्डिहाइड लें, यानी कि बेंजल्डिहाइड वगैरह अगर काम में लें, तो उनका भी क्या कर देगा, आसानी से ऑक्सीकरण कर देगा, परंतु कीटोन का नहीं कर पाएगा भाई ना। ये जो है कीटोन का ऑक्सीकरण क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्या है, ये एक दुर्बल ऑक्सीकारक अभिक्रमक है, तो ये कीटोन का ऑक्सीकरण नहीं कर पाएगा। देखो भाई, अगर आपने ले लिया ये एरोमेटिक एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, और यहाँ पे क्या ले लिया आपने 2AgNH3 का होल ट्वाइस OH, तो देखिएगा भाई वही क्या बन जाएगा, सिंपली हमारा C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ जाएगा, उसके साथ 2Ag बनेगा, और साइड प्रोडक्ट तो सेम ही बनेंगे जो पहले बने हुए थे, प्लस 4NH3 प्लस एक क्या बन जाएगा, H2। तो टोलिन अभिक्रमक ने क्या किया, इसे बेंजल्डिहाइड यानी कि एरोमेटिक एल्डिहाइड का भी क्या कर दिया भाई, ऑक्सीकरण कर दिया। तो पहला हमारा एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हुआ टोलिन अभिक्रमक द्वारा। टोलिन अभिक्रमक क्या होता है, रजत दर्पण परीक्षण यानी कि सिल्वर मिरर टेस्ट क्या होता है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है भाई, दूसरी बात पे चलते हैं। दूसरा जो है इसका हम करवाएंगे फेलिंग विलियन द्वारा ऑक्सीकरण। ध्यान दीजिएगा, अब जो एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किसके द्वारा करवाएंगे, फेलिंग विलियन द्वारा एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाएंगे। तो हेडिंग डालेगा भाई, दूसरी इसी में हेडिंग डालेगा फेलिंग विलियन द्वारा, फेलिंग विलियन द्वारा, फेलिंग विलियन द्वारा, विलियन द्वारा एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण।
देखो भाई, इस रिएक्शन को फिर हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि फैलिंग विलयन द्वारा एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण या एल्डिहाइड द्वारा फैलिंग विलयन का अपचयन। ठीक है भाई, अब समझते हैं कि आपका फैलिंग विलयन क्या होता है, और खास बात यह है इस रिएक्शन की मैकेनिज्म भी हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में जो फैलिंग विलयन होता है एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किस प्रकार से करता है। बट ध्यान दीजिएगा, टोलेन अभिक्रमक ने तो एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी कि बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कर दिया था, परंतु जो आपका ये फैलिंग विलयन है ये एरोमेटिक एल्डिहाइड अर्थात बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीकरण नहीं कर पाएगा। देखिएगा भाई, सबसे पहले समझते हैं कि जो फैलिंग विलयन होता है ये क्या होता है। समझना भाई, जो आपका फैलिंग विलयन है ये दो प्रकार के विलयनों से मिलकर के बना हुआ होता है। फैलिंग विलयन दो प्रकार के विलयनों से मिलकर के बना हुआ होगा, एक होगा फैलिंग विलयन ए और दूसरा होगा फैलिंग विलयन बी। समझो भाई, आपका फैलिंग विलयन दो प्रकार के विलयनों से मिलकर के बना हुआ होगा, एक को हम बोलेंगे फैलिंग विलयन ए, फैलिंग विलयन ए, और दूसरा होता है फैलिंग विलयन बी, फैलिंग विलयन बी। अब जो फैलिंग विलयन ए होता है ये क्या होता है भाई, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है, ध्यान दीजिएगा भाई। फैलिंग विलयन ए क्या होता है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है, जबकि जो फैलिंग विलयन बी है ये क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का NaOH में जलीय विलयन होता है। क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का NaOH मतलब क्षारीय माध्यम में क्या होता है, जलीय विलयन होता है। अब हम समझते हैं कि ये जो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है इसका मतलब क्या है। देखो, आपने टार्ट्रिक अम्ल का नाम तो सुना होगा भाई। देखो, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का मतलब ये होता है, यहाँ आपके दो किरेल कार्बन हैं, यहाँ पे COOH, यहाँ पे भी COOH, यहाँ OH, यहाँ पे OH, इधर H और इधर H। ठीक है भाई, अब यहाँ से क्या करो, इस H को हटाओ, यहाँ से भी इस H को हटा दो, यहाँ पे जोड़ दो Na और यहाँ पे जोड़ दो K, तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट हो जाएगा। और NaOH तो हमारा ये है ही। अब मेरी खास बात को सुनिएगा, जो फैलिंग विलयन होता है इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फैलिंग विलयन A और जो फैलिंग विलयन B है इसको समान मात्रा में आपस में मिला देंगे, और इन दोनों प्रकार के जो विलयन है फैलिंग विलयन A और फैलिंग विलयन B, इन दोनों प्रकार के विलयनों को हम मिलाएंगे तो हमको कॉपर हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होगा। किसका अवक्षेप प्राप्त होगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होगा। अब क्या करेगा, जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है ये एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेगा। बात को समझो, यहाँ से रिएक्शन किसके साथ, ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप बना हुआ है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा भाई, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, आपका जो एल्डिहाइड उसके साथ रिएक्ट करेगा। अब देखो, कॉपर हाइड्रोक्साइड में ये कॉपर किसमें +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, तो ये कैसे होता है, यहाँ पे नीले रंग का होता है, नीले कलर का होता है। रिएक्शन को समझते हैं। देखो भाई, आपने लिया एल्डिहाइड यानी कि RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, आपने ले लिया कॉपर हाइड्रोक्साइड के 2 मोल का यहाँ पे आएंगे भाई 2CuOH का होल ट्वाइस। समझना बात को भाई, कंपाउंड तो बन जाएगा, ये तो बन जाएगा RCOOH, 2 कॉपर हैं, ठीक है भाई, और 2 OH हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 OH यहाँ पे OH हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितने OH है हमारे पास, 2 नहीं 4 OH है भाई। यहाँ पे कितने OH हैं, 4, क्योंकि एक कॉपर हाइड्रोक्साइड में 2 OH हैं तो 2 में कितने हो जाएंगे, 4। तो यहाँ से क्या हुआ, 4 OH है हमारे पास। ध्यान दीजिएगा भाई, 4 OH हैं। देखो 1 2 3 4, यहाँ से एक H2 बाहर निकाला, ये H2 बना, यहाँ से भी क्या बाहर निकाला, एक H2 बाहर निकाला। ये जो ऑक्सीजन बचा हुआ है ये तो बन गया कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में चला गया, तो ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। एक H2O, 2 H2O, 2 क्या बन गए, H2O बन गए हमारे पास, 2 H2O, 2 कॉपर बचे हुए हमारे पास और एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, CuO बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा भाई, Cu2O, क्या बनेगा, Cu2O बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एल्डिहाइड का तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया भाई, एल्डिहाइड का तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे कॉपर क्या है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, और +2 ऑक्सीकरण अवस्था से कहाँ पे चला गया, ये
+1 ऑक्सीकरण अवस्था में चला गया तो कॉपर का क्या हो गया यहाँ पे अपचयन हो गया। तो 2 अभिक्रियाएं हमारी कंप्लीट हुई भाई। एक एल्डिहाइड का हमने ऑक्सीकरण करवा लिया, किससे? एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवा लिया टोलिन अभिकर्मक की सहायता से, और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किससे करवा लिया हमने? फेलिंग विलयन की सहायता से। तो फेलिंग विलयन की सहायता से जब हमने ऑक्सीकरण करवाया तो क्या प्राप्त हुआ हमको? ये कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हुआ। नोट कीजिएगा भाई इसको। और इसके बाद इस रिएक्शन की मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं। ठीक है भाई, मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी मैकेनिज्म को अब हम पढ़ते हैं भाई। ठीक है, कि जो आपका ये फेलिंग विलयन है एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक जो अम्ल है इसका निर्माण किस प्रकार से करता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो समझिएगा भाई, जो आपका फेलिंग विलयन है ये एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे करता है। अब समझिएगा इसके मैकेनिज्म को। हमको पता है ये अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में होती है, और मान लो आपने ये इस प्रकार का एल्डिहाइड लिया भाई RCH2H को मैं नीचे लिख सकता हूं सिंपली, और C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये सिंपली आ गया H। ये हमारा क्या एल्डिहाइड है। अभिक्रिया अगर क्षारीय माध्यम में होगी तो OH माइनस आयन होगी, तो हमारे पास कोई कमी होगी नहीं, तो यहां से क्या आ गया? OH माइनस आयन आ गया। OH माइनस आयन को क्या चाहिए? H प्लस आयन चाहिए, जिससे क्या बन जाए? जल बन जाए भाई। तो ये OH माइनस आयन इसे अल्फा हाइड्रोजन के H को ले लेगा, ये ले लिया, और ये क्या बन जाएगा? माइनस का H2। इस कार्बन पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये क्या बनेगा भाई? RCH नेगेटिव, और ये जगह C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और सिंपली क्या हो जाएगा? एक H लगा रह जाएगा यहाँ पे। अब देखो जो आपका ये ऋणायन बना हुआ है कार्बोऋणायन, यहाँ पे क्या है? कार्बोऋणायन के कार्बन के पास क्या लोन पेयर है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन भाई। नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर हमने यहाँ पे कॉपर प्लस लिया, कॉपर 2+ लिया, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन में से कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन अगर कॉपर प्लस 2 को चला जाए तो क्या बन जाएगा? कॉपर प्लस ही बन जाएगा भाई। 2+ चार्ज है और ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो एक चार्ज कम हो जाएगा, क्या बन जाएगा? ये कॉपर +1 ही बन जाएगा। यानी कि हमने क्या किया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? कॉपर +2 को दे दिया। तो कॉपर +2 को जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो किसमें बन जाएगा? ये कॉपर +1 में बन जाएगा। ये सिंपली मुक्त मूलक के रूप में रह जाएगा। यहाँ पे देखो भाई RCH, एक इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये सिंपली क्या बचा? H। अब फिर से हमने क्या लिया? कॉपर +2 लिया, और जो इलेक्ट्रॉन है ये भी इस कॉपर +2 के पास चला जाए तो क्या बाहर निकल जाएगा? कॉपर +1 फिर से बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखो भाई RCH पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये सिंपली क्या है? H। अब समझिएगा इसके बाद क्या होगा, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम OH माइनस आयन के साथ। OH माइनस आयन के साथ रिएक्शन होगी तो समझिएगा भाई क्या होगा, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो OH माइनस आयन कहाँ अटैक करेगा? इसे कार्बन परमाणु पर अटैक करेगा। तो ध्यान दीजिएगा भाई क्या बनेगा, देखो RCH पॉजिटिव, C ऊपर O नेगेटिव, ये हो जाएगा हमारा क्या, मान लो यहाँ पे इधर हमने लिख दिया OH, नीचे लिख दिया H को, ठीक है बनाइए आपका। इसके बाद क्या हो, जो नेगेटिव चार्ज है ये फिर से नीचे की ओर आएगा, H यहाँ से भागेगा कार्बन के पास जाएगा, ये क्या बन जाएगा RCH2। देखो भाई क्या बनेगा C, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा, और ये क्या बना हुआ है OH, तो क्या बन गया भाई हमारे ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। तो इस प्रकार से हम जो है फेलिंग विलयन है ये एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किस प्रकार से करता है, इस मैकेनिज्म की सहायता से समझ सकते हैं। ठीक है भाई, नोट कीजिएगा, देन इसके बाद हम आगे चलते हैं भाई, है ना। हाँ भाई, अब समझिएगा, हमने 2 प्रकार के ऑक्सीकरण अभिक्रिया पढ़ ली एल्डिहाइड की, एक तो टोलिन अभिक्रमक द्वारा और एक फेलिंग विलयन द्वारा। तीसरी है इसकी हैलोफॉर्म अभिक्रिया, यानी कि सोडियम हाइपोहैलाइट द्वारा ऑक्सीकरण। तीसरा जो इसका ऑक्सीकरण है उसको समझिएगा भाई, वो है सोडियम हाइपोहैलाइट द्वारा, सोडियम हाइपोहैलाइट होता है हमारा NaOX के द्वारा करवा दो, या फिर किसके द्वारा करवा देंगे हम, H2 प्लस NaOH द्वारा इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे। ठीक है भाई, और ये किस अभिक्रिया के अंतर्गत आता है भाई, हमारा हैलोफॉर्म अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। ये कौन सी अभिक्रिया होती है हमारी, हैलोफॉर्म अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है भाई, हैलोफॉर्म अभिक्रिया होती है। तो तीसरा जो ऑक्सीकरण हमारा वो है सोडियम हाइपोहैलाइट, यानी कि NaOX या फिर H2 प्लस NaOH द्वारा इसका ऑक्सीकरण हम करवाएंगे। देखो भाई सिंपल लेंगे,
मान लो आपने एल्डिहाइड ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये H, यहाँ पे हमने लिया पहले 3Cl2, ठीक है भाई, हेलोजन हमने लिया। तो देखो तीन जो हेलोजन है इन तीन हाइड्रोजन के साथ निकल जाएंगे 3HCl के रूप में, और बचे हुए तीन जो क्लोरीन है यानी कि जो तीन जो हेलोजन है इसे कार्बन के साथ लग जाएंगे CCl3 और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये सिंपली क्या बन जाएगा H। और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, क्लोरल बोलते हैं, क्लोरल। ये क्या बन गया हमारा क्लोरल। देखो पहले तो क्या हुआ 6 क्लोरीन आए, 6 क्लोरीन में से जो 3 क्लोरीन है वो तो 3 हाइड्रोजन के साथ बाहर निकले 3HCl बन गया प्लस में, और जो 3 क्लोरीन है और ये हाइड्रोजन के स्थान पर लगे तो ये क्या बन गया हमारा क्लोरल। इसके बाद क्लोरल किसके साथ अभिक्रिया करेगा, NaOH के साथ अभिक्रिया करेगा CCl3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये क्या बन गया भाई हमारा H। यहाँ पे प्लस में हमने क्या ले लिया NaOH। देखो भाई NaOH को हम लिख सकते हैं NaOH। अब यहाँ से हम क्या लगाएंगे, डब्बा मेथड लगाएंगे, ये एक डब्बा बना दिया और एक ये दूसरा डब्बा बना दिया। देखो ये क्या बन गया भाई CHCl3 और ये क्या बन गया HCOONA। क्या बना भाई CHCl3 प्लस HCOONA, ठीक है भाई, क्लोरोफॉर्म। और ये हम क्या बन गया फॉर्मिक अम्ल का सोडियम लवण। तो तीसरी अभिक्रिया हो गई आपकी सोडियम हाइपोहैलाइड या H2 प्लस NaOH के साथ अभिक्रिया। चौथा जो इसका ऑक्सीकरण है हमारा वो उसको हम बोलते हैं बेयर विलीगर ऑक्सीकरण। चौथा ऑक्सीकरण कौन सा है हमारा भाई, बेयर विलीगर ऑक्सीकरण, बेयर विलीगर ऑक्सीकरण। ध्यान दीजिएगा भाई, बेयर विलीगर ऑक्सीकरण में हम क्या करवाएंगे, एल्डिहाइड का जो ऑक्सीकरण है पर अम्ल की उपस्थिति में करवाएंगे। किसकी उपस्थिति में, पर अम्ल। पर अम्ल क्या होता है ध्यान दीजिएगा, ये मान लो आपका क्या है कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये हमारा क्या है कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अगर यहाँ पे एक और ऑक्सीजन आ जाए बीच में, यानी कि हम यहाँ पे क्या लगा दे, 2 ऑक्सीजन लगा दे यहाँ पे बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, तो इसको क्या बोलते हैं पर अम्ल बोलते हैं। यानी कि बेयर विलीगर ऑक्सीकरण में क्या होगा भाई, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाएंगे हम इसकी किसके साथ, पर अम्ल के साथ। तो देखिएगा ये एल्डिहाइड लिया हमने RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड H प्लस RC डबल OH। अब यहां से सिंपल याद रखिएगा, एक ऑक्सीजन ऐसे उठेगा और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आ जाएगा। अगर यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ जाए तो ये भी क्या बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, और यहाँ से अगर एक ऑक्सीजन चला गया तो ये भी क्या बन जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। तो दो हम क्या बना सकते हैं यहाँ पे 2RC डबल OH, तो क्या बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। बोलो भाई दोनों और रिएक्शन समझ में आई। तो एक थी हमारी हेल्फॉर्म अभिक्रिया और दूसरी थी हमारी बेयर विलीगर ऑक्सीकरण। इनको भी नोट कीजिएगा भाई। देखो बिल्कुल एक एक रिएक्शन को समझाऊंगा आप, बट ध्यान दीजिएगा, एक चीज को नोट करते रहिएगा और पूरा समझते रहिएगा भैया ना, नोट करिएगा इनको। हाँ भाई अब समझते हैं इसके अगले ऑक्सीकरण को, और वो है हमारा सिफी अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, सिफी अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, सिफी अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया या सिफ टेस्टिस को बोलते हैं अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, सिर्फ अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा भाई, अभी आपने क्या किया था, ध्यान दीजिएगा, आपने कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया करवाई थी अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ, वहां पे आपने सिर्फ क्षार बनाया था। वहां पे भी मैंने बोला था सिर्फ क्षार अलग चीज है और सिर्फ अभिकर्मक एक अलग चीज है। तो पहले हम समझते हैं कि सिर्फ अभिकर्मक क्या है, देन इसके बाद हम समझेंगे कि जो आपका सिर्फ टेस्ट है, सिर्फ जो परीक्षण है वो क्या होता है। ध्यान दीजिएगा भाई, सिर्फ जो अभिकर्मक होता है, देखो सिर्फ अभिकर्मक को समझने से पहले एक चीज मैं आपको बताता हूं, वो है आपका पैरा रोजेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड। सुनो भाई, यहाँ पे एक एक चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सर सिर्फ अभिकर्मक क्या है, ये पैरा रोजे हाइड्रोनिलिन क्या है। तो समझिएगा, जो आपका पैरा रोजेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड होता है ये कैसा होता है, गुलाबी कलर का होता है। ये कैसा होता है, गुलाबी रंग का होता है, गुलाबी रंग का होता है। ध्यान दीजिएगा, आपका जो पैरा रोजेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड है ये कैसा होता है, गुलाबी रंग का होता है। अगर इस पैरा रोजेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड की अभिक्रिया हम करवाते हैं SO2 प्लस HCl के साथ, SO2 और HCl को हम लिख सकते हैं SO2 और HCl नहीं, यहाँ पे है H2, तो ये बन जाएगा H2SO3
और H2SO3 को हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस अम्ल बोलते हैं। बोलो भाई क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस अम्ल के साथ, सल्फ्यूरस अम्ल के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है हमारा, सिर्फ क्षार बन जाता है। क्या बन जाता है, सॉरी सिर्फ क्षार नहीं, सिर्फ अभिकर्मक बनता है भाई, सिर्फ अभिकर्मक बन जाता है, सिर्फ अभिकर्मक बन जाता है। सुनो भाई ध्यान से, देखो पैरारोजिनिलिन हाइड्रोक्लोराइड होता है, कैसा होता है, गुलाबी रंग का। अगर इस पैरारोजिनिलिन हाइड्रोक्लोराइड की अभिक्रिया हम किसके साथ करवाएं, H2SO3 यानी कि सल्फ्यूरस अम्ल के साथ करवाएं तो सिर्फ अभिकर्मक बनता है। और सिर्फ अभिकर्मक कैसा होता है आपका, रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन होता है। अब ध्यान दीजिएगा भाई, पहले तो हम समझते हैं कि इस पैरारोजिनिलिन हाइड्रोक्लोराइड की संरचना क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, ये होता है आपका पैरारोजिनिलिन हाइड्रोक्लोराइड। एक बेंजीन बनाई, यहाँ पे एक कार्बन है बीच में और नीचे भी एक बेंजीन बनाई आपने, बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर भाई ना, बेंजीन तो इसको नहीं कह सकते, ऊपर वाले ऊपर बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर बनाई हमने, ये नीचे बेंजीन बनाई और इधर भी नीचे क्या बना दिया हमने, एक बेंजीन बना दी। बोलो भाई, 3 बेंजीन हमने बना दी इस प्रकार से। नीचे क्या जोड़ा, NH2, इधर भी क्या जोड़ा, NH2, दोनों तरफ NH2 जोड़ दिए। यहाँ पे क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया, ऊपर भी लगा दिया डबल बॉन्ड। ये हो गया NH2 प्लस और ये हो गया Cl माइनस। ये हमारा पैरारोजिनिलिन हाइड्रोक्लोराइड। और ये कैसा होता है, गुलाबी रंग का होता है। जब इस पैरारोजिनिलिन हाइड्रोक्लोराइड की अभिक्रिया हम किसके साथ करवाते हैं, ध्यान दीजिएगा, किसके साथ करवाएंगे भाई, H2SO3 के साथ करवाएंगे। H2SO3 के साथ करवाएंगे तो देखिएगा भाई क्या होगा, यहां से हमको मिलेगा एक तो H प्लस और एक क्या मिलेगा, SO3H माइनस, SO3H माइनस। इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, H प्लस को जोड़ेंगे इस कार्बन से और इस SO3H को जोड़ेंगे इस वाले कार्बन से। जोड़िएगा भाई, देखो ये एक सिस्टम बना आपका, ऊपर डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, NH2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। ये तो सिंगल बॉन्ड हो गया। यहाँ पे क्या लगा दिया हमने इसका, यहाँ तो H तो दिखाने की कोई आवश्यकता है नहीं भाई, H है यहाँ पे और ये क्या है, SO3H। यहाँ पे एक बेंजीन है और ये हो गया आपका NH2। यहाँ पे भी कोई बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है आपके पास और ये क्या बन गया, NH2। इसको हम बोलते हैं सिर्फ अभिकर्मक। अभी जो सिर्फ अभिकर्मक होता है कैसा होता है, रंगहीन होता है। ये कैसा होता है भाई, रंगहीन होता है। अभी तक आपने क्या समझा कि देखो सिर्फ अभिकर्मक होता है क्या, ये हमने अभी तक समझा। पर उससे पहले समझो पैरारोजिनिलिन हाइड्रोक्लोराइड होता है, कैसा होता है, गुलाबी रंग का। जब इस पैरारोजिनिलिन हाइड्रोक्लोराइड की अभिक्रिया हम करवाते हैं H2SO3 यानी कि SO2 और H2 के साथ करवाते हैं तो सिर्फ अभिकर्मक बनता है। और सिर्फ अभिकर्मक कैसा होता है, गुलाबी रंग का होता है। अब अगर इस सिर्फ अभिकर्मक की अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ पे मैं रिएक्शन को लिखता हूं। अगर एल्डिहाइड की अभिक्रिया, अगर हमने क्या लिया, ये एल्डिहाइड लिया, अगर इस एल्डिहाइड की अभिक्रिया हम किसके साथ करवाते हैं भाई, सिर्फ अभिकर्मक के साथ करवाते हैं, सिर्फ अभिकर्मक के साथ करवाते हैं, सिर्फ अभिकर्मक के साथ करवाते हैं तो ये जो गुलाबी रंग है दोबारा से आ जाता है। गुलाबी रंग कैसे होता है भाई, दोबारा से आ जाता है। तो हम पता लगा सकते हैं, यानी कि मान लो आपने एल्डिहाइड लिया और उसमें क्या डाला, सिर्फ अभिकर्मक डाला तो क्या होगा, ये गुलाबी रंग दोबारा से आ जाएगा। परंतु अगर हम कीटोन में सिर्फ अभिकर्मक डाल लें तो ऐसा कोई हमारे पास प्रोसेस नहीं होने वाला। तो ये क्या है, सिर्फ अभिकर्मक क्या करेगा, एल्डिहाइड और कीटोन में क्या कर देगा, विभेद कर देगा। ये बात हमको समझनी है। देखो भाई फिर से, सिर्फ अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया से क्या मतलब हुआ, पहले समझो। पैरारोजिनिलिन हाइड्रोक्लोराइड क्या होता है, ये गुलाबी रंग का होता है, कंपाउंड है हमारे पास। इसकी रिएक्शन हमने करवाई SO2 और H2 के साथ, तो क्या बना, सिर्फ अभिकर्मक बना। सिर्फ अभिकर्मक हमारा कैसा होता है, रंगहीन होता है। जब इस सिर्फ अभिकर्मक की अभिक्रिया हम एल्डिहाइड के साथ करवाते हैं तो जो गुलाबी रंग था ये कैसे आ जाता है, दोबारा से आ जाता है। इसका मतलब ये जो आपका सिर्फ अभिकर्मक है ये क्या काम आता है, एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करने के लिए काम में आता है। ठीक है भाई, नोट करिएगा। मैं मान के चलता हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। ठीक है भाई, नोट करो जब तक आप। हाँ भाई, अब अगला जो ऑक्सीकरण है वो करवाएंगे बेनेडिक्ट विलियम से एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। तो अगली हेडिंग डालेगा भाई, अगली हेडिंग है हमारी बेनेडिक्ट विलियम से एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण।
उससे पहले हम समझते हैं कि भाई आपका ये जो बेनेडिक्ट विलियन है, ये बेनेडिक्ट विलियन क्या होता है। तो देखिएगा भाई बेनेडिक्ट विलियन क्या होता है। बेनेडिक्ट विलियन 3 प्रकार के विलियनों से मिलकर के बना हुआ होता है। पहला है भाई आपका कॉपर सल्फेट CuSO4, उसके बाद है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और तीसरा है सोडियम सिट्रेट या सोडियम साइट्रेट। देखो भाई बेनेडिक्ट विलियन 3 प्रकार के विलियनों से मिलकर के बना हुआ होगा, कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट, सोडियम साइट्रेट। अब जो सोडियम साइट्रेट होता है क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या बनाओगे भाई आप, इसको समझने के लिए क्या बना दिया, कैपिटल C। देखो क्या बना दिया आपने, सोडियम साइट्रेट को अगर याद रखना चाहोगे तो C बना दिया, उसके बाद में स्मॉल t बना दो, ये बना दिया स्मॉल t। बोलो भाई ये क्या बना दिया हमने, स्मॉल t। पहले आपने कैपिटल C, फिर क्या बना दिया, ये t बना दिया, भाई। यहाँ पे लगाओ OH, यहाँ पे लगाओ COONA, यहाँ पे भी क्या लगाओ COONA, यहाँ पे भी क्या लगाओ COONA। तो ये क्या बन गया आपका सोडियम साइट्रेट। यानी कि ये तीनों प्रकार के विलयनों को जब आप मिलाओगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा बेनेडिक्ट विलयन मिल जाएगा। और तीनों प्रकार के विलयनों से हमको जो मिलेगा वो बनेगा कॉपर ऑक्साइड का अवक्षेप, कॉपर ऑक्साइड का अवक्षेप मिलेगा। अब जो CuO है ये करता है एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। देखो भाई RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये H 2 मोल लो भाई इसके कॉपर ऑक्साइड के। तो देखो 2 में से एक ऑक्सीजन तो यहाँ पे आ जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये OH बन जाएगा। देन इसके बाद क्या बन जाएगा, ये Cu2O बन जाएगा। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से जो आपका बेनेडिक्ट विलयन है, ये बेनेडिक्ट विलयन क्या कर देता है आपका एल्डिहाइड का क्या कर देता है, ऑक्सीकरण कर देता है। तो यानी कि एल्डिहाइड का तो क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण हो गया। और यहाँ पे जो कॉपर +2 था, इस कॉपर +2 का अपचयन होकर के जो कॉपर है किस में चला गया आपका कॉपर +1 में चला गया। ठीक है भाई, ये क्या हो गया आपका अपचयन हो गया। इस प्रकार से हमारा एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हुआ कंप्लीटली फिनिश्ड। यानी कि एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हमने किस किस प्रकार से करवाया, टोलेन अभिकर्मक की सहायता से करवाया, फेलिंग विलयन की सहायता से करवाया। देन इसके बाद हमने करवाया X2 और NaOH से। देन इसके बाद करवाया बेयर विलीगर ऑक्सीकरण से, उसके बाद सीफा विकर्मक और लास्ट वाला 6 नंबर वाला हमारा है कौन सा भाई, बेनेडिक्ट विलयन से। अब हम पढ़ेंगे कीटोन का ऑक्सीकरण। देखो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण तो बड़ी आसानी से हो गया, एल्डिहाइड तो बिल्कुल उतावला है भाई, यानी कि तुरंत इसका ऑक्सीकरण हो गया था बहुत दुर्बल ऑक्सीकारकों से भी। परंतु कीटोन जो है, कीटोन का जो ऑक्सीकरण है वो आसानी से नहीं होगा। कीटोन का ऑक्सीकरण करवाने के लिए हमको प्रबल ऑक्सीकारक लेने पड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, कीटोन का ऑक्सीकरण करवाने के लिए हमको क्या लेने पड़ेंगे, प्रबल ऑक्सीकारक काम में लेने पड़ेंगे। ठीक है भाई, आगे पढ़ेंगे उनको, जब तक आप इनको नोट कीजिएगा। हाँ भाई, अब हम पढ़ते हैं कीटोन का ऑक्सीकरण। तो आप हेडिंग लगाइएगा भाई, कीटोन का ऑक्सीकरण, कीटोन का ऑक्सीकरण, कीटोन का ऑक्सीकरण, कीटोन का ऑक्सीकरण। ध्यान दीजिएगा भाई, अभी आपको बताया गया था कि जो कीटोन है, कीटोन का जो ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होता है। कीटोन का ऑक्सीकरण करवाने के लिए हमको प्रबल ऑक्सीकारकों की आवश्यकता होती है। तो कुछ प्रबल ऑक्सीकारक हमारे पास हैं जो इसके लिए ऑक्सीकारक होंगे। ऑक्सीकारक जो पदार्थ होंगे, ऑक्सीकारक पदार्थ हमारे पास हैं, जैसे KMnO4 ले लो भाई, KMnO4 आपने ले लिया, HNO3 आपने ले लिया, KMnO4 ले लिया, HNO3 आपने ले लिया, पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 आपने ले लिया। इस प्रकार के जो ऑक्सीकारक पदार्थ हैं क्या करेंगे, कीटोन का ऑक्सीकरण करेंगे। ध्यान दीजिएगा भाई, कीटोन का ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होता है। इनका ऑक्सीकरण करवाने के लिए हमको प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। समझना भाई बात को। मान लो आपने कीटोन लिया CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये CH3, इसका ऑक्सीकरण हमने करवाया। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से दो अलग अलग प्रकार के हमको कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होंगे। यानी कि एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाते थे तो हमको समान कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता था, बट यहाँ पे दो अलग अलग प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्ल को प्राप्त होंगे। देखो भाई, मान लो आपको यहाँ पे एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, या तो इसको तोड़ो या इसको तोड़ो। अब ये तो सममित कीटोन है तो किसी भी बॉन्ड को आप ब्रेक कर सकते हैं,
किसी भी बॉन्ड को हम ब्रेक कर सकते हैं। इधर बचे 2 कार्बन, इधर बचा 1 ही कार्बन, यानी कि एक तो बना दो कार्बोक्सिलिक अम्ल 2 कार्बन का और एक बना दो 1 कार्बन का। 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है CH3COOH प्लस 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है HCOOH। यानी कि जब आप सममित कीटोन लेके चलोगे तो किसी भी बॉन्ड को यानी कि CO समूह का जो है इसके किसी भी तरफ वाले बॉन्ड को आप ब्रेक कर दो और 2 अलग अलग क्या बना दो, हमारे पास क्या 2 अलग अलग क्या बना दो, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना दो। परंतु यदि आप असममित कीटोन लेके चलोगे, जैसे ध्यान दीजिएगा भाई, यदि आप असममित कीटोन लेके चलते हैं, असममित कीटोन लेके चलते हैं तो ध्यान दीजिएगा असममित कीटोन की उपस्थिति में जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये है CH3, अगर इसका आप ऑक्सीकरण करवाएं तो हमारे लिए समस्या खड़ी हो गई। यहाँ पे समस्या क्या है, ध्यान दीजिएगा कि अब इस बॉन्ड को तोड़ें या इस बॉन्ड को तोड़ें, ये समस्या है। और इस समस्या का समाधान किया था पोपाफ ने, तो इसको बोलते हैं पोपाफ नियम। तो पोपाफ नियम क्या है उसको समझिएगा। असममित कीटोन की उपस्थिति में क्या लगता है, पोपाफ नियम लगता है। पोपाफ ये पोपाफ नियम क्या है इसको समझिएगा भाई। पोपाफ नियम क्या बोलता है, यदि हम असममित कीटोन का ऑक्सीकरण करवाएं, ध्यान दीजिएगा असममित कीटोन का ऑक्सीकरण करवाएं तो जो आपका कार्बोनिल समूह जो है छोटे एल्किल समूह की ओर जाता है। ध्यान दीजिएगा भाई, ये जो इधर एक एल्किल समूह 1 ही कार्बन का, इधर 2 कार्बन का है, तो पोपाफ ने क्या बोला, ये जो CO समूह है कार्बोनिल समूह है ये छोटे एल्किल समूह की ओर जाएगा, यानी कि हमको ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे मान लो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे एक पापा जी उसके 2 बेटे हैं, ध्यान दीजिएगा ये पापा जी हो गया हमारा, ये इसके 2 बेटे हो गए। एक थोड़ा छोटा एल्किल समूह मतलब छोटा बेटा मतलब वहाँ आर्थिक रूप से वो कमजोर है, बड़ा मतलब ये आर्थिक रूप से क्या है थोड़ा सही है। तो पापा जी किसके साथ रहना पसंद करेंगे, जो आर्थिक रूप से कमजोर है। तो यहाँ पे हम याद रख सकते हैं कि जो पापा जी हैं छोटे एल्किल समूह यानी कि छोटे बेटे की ओर रहना ज्यादा प्रीफर करेंगे। तो पोपाफ ने ये बोला कि अगर असममित कीटोन का हम ऑक्सीकरण करवाएं भाई तो असममित कीटोन में क्या होगा, जो आपका CO समूह है कार्बोनिल समूह ये छोटे एल्किल समूह की ओर जाएगा। यानी कि अभी किस बॉन्ड को ब्रेक करोगे भाई, आप इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो ये CO समूह जो है इस ओर चल जाएगा। अब इधर भी 2 कार्बन बचे, इधर भी 2 कार्बन बचे, यानी कि ये 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा और ये भी क्या बन जाएगा 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। तो बनाओ भाई CH3COOH और वो भी क्या बन जाएगा CH3COOH, 2 कार्बन के क्या बनेंगे हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गए। इस प्रकार से यहाँ पे हम क्या करवाते हैं, जो कीटोन है उसका ऑक्सीकरण करवाते हैं। अगर सममित कीटोन है तो किसी भी बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है भाई, इसको कर लो चाहे इसको कर लो, अलग अलग प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गई। अगर असममित कीटोन आता है तो वहां पे हम पोपाफ नियम लगाते हैं और पोपाफ नियम क्या बोलता है कि पोपाफ नियम के अनुसार असममित कीटोन का ऑक्सीकरण करवाने पर कार्बोनिल जो आपका कार्बोनिल समूह है ये छोटे एल्किल समूह की ओर चला जाता है। ये थी सिंपल अभिक्रिया। इसके बाद 2 प्रकार के और ऑक्सीकरण यहाँ पे भी भाई, एक है आपका ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ पे हम करवाते हैं भाई बेयर विलीगर ऑक्सीकरण, इसी में है कीटोन के ऑक्सीकरण में ही, ये पहला मान लो, ये दूसरा है बेयर विलीगर ऑक्सीकरण भाई। कौन सा है, बेयर विलीगर ऑक्सीकरण। कीटोन का ऑक्सीकरण हमने करवाया किससे, बेयर विलीगर ऑक्सीकरण। आपने एल्डिहाइड का भी बेयर विलीगर ऑक्सीकरण करवाया था किसकी उपस्थिति में, पर अम्ल की उपस्थिति में। यहां पे भी कीटोन का ऑक्सीकरण हम कैसे करवाएंगे, पर अम्ल की उपस्थिति में करवाएंगे। तो देखिएगा भाई कीटोन हमने लिया RCOO R और परअम्ल हमने क्या ले लिया RCOO और O और H। ये हमारा क्या हो गया, पर अम्ल हो गया। देखिएगा भाई एक ऑक्सीजन ऐसे उठेगा और यहाँ पे आ जाएगा, तो ये तो क्या बन जाएगा RCOOR, यानी कि एक तो क्या बन जाएगा एस्टर और ये क्या बन जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। यानी कि कीटोन का पर अम्ल से ऑक्सीकरण जब हम करवाएंगे तो एस्टर और कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों ही हमको मिलेंगे। क्या बन जाएगा भाई आपका, एक तो बन जाएगा RCOOR एस्टर प्लस एक बन जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH। ये हमारे क्या हो गया, बेयर विलीगर ऑक्सीकरण हो गया किसका, कीटोन का। तीसरा भी यहाँ पे वही है, और तीसरा क्या है हमारा, वही NaOH यानी कि सोडियम हाइपोहैलाइड या H2 और NaOH के साथ अभिक्रिया वाला। तो तीसरा जो ऑक्सीकरण इससे है NaOH यानी कि सोडियम हाइपोहैलाइड, या फिर क्या होगा H2 प्लस
NaOH द्वारा ऑक्सीकरण, और इसको क्या बोला जाता है? हेलोफोम अभिक्रिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? हेलोफोम अभिक्रिया बोला जाता है। देखो भाई रिएक्शन को, आपने कीटोन लिया CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, देखो जी ध्यान से, आपने लिया हुई 3Cl2 यानी कि 6 क्लोरीन लिए, तो 3 हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन यहाँ से CH यानी कि 3HCl के रूप में निकलेंगे, क्या बन जाएगा? CCl3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। फिर क्या लिया आपने? NaOH ले लिया भाई, NaOH, NaOH को हम लिखेंगे NaOH, डब्बा मेथड लगा दो भाई, एक तो CHCl3 बन जाएगा और एक बन जाएगा CH3COONA। बोलो भाई क्या बना? CHCl3 प्लस CH3COONA। इस प्रकार से हमारा एल्डिहाइड और कीटोन का जो ऑक्सीकरण है वो फिनिश। अब हम क्या पढ़ेंगे? एल्डिहाइड और जो कीटोन है उसका क्या पढ़ेंगे भाई? अपचयन पढ़ेंगे। मान के चल रहा हूं कि ये रिएक्शन आपको बड़ी इजीली समझ में आई होंगी। अगर थोड़ी सी फिर भी मिस्टेक है तो हर एक चीज को आप बारीकी से पढ़ो, नोट करो, चीजों को रिवाइज करो। मैं पक्की गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको 101% एक एक चीज समझ में आएंगी भाई। ठीक है, नोट करो भाई जब तक आप इनको।